अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, दुनिया इस वक्त अपनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बलबूते पर कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है। सिर्फ अगर हम इस खित्ते की बात करते हैं यानी कि एशिया, साउथ एशिया में, तो यहाँ दो मिसालें बहुत बड़ी पाकिस्तान नज़र आती हैं। एक है हमारा हमसाया मुल्क इंडिया और दूसरा सिंगापुर। IT के शोबे में दोनों ने बहुत तरक्की की है, लेकिन अफसोस कि पाकिस्तान में इस जानिब वो तवज्जो नहीं दी गई सिवाय प्राइवेट सेक्टर के चंद कंपनीज के। लेकिन हौसला अफजा बात यह है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी IT सेमिनार से खिताब में कहा कि पाकिस्तान आइंदा 5 सालों के दौरान IT के शोबे में 20 बिलियन डॉलर की सरमायाकारी का हदफ हासिल करने का ख्वाहां है। सेमिनार में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने एजाज़ी मेहमान की हैसियत से भी शिरकत की। लेकिन एक बात मैं आपको यहाँ पर क्लियर करें, ये बहुत कम है, इससे भी हम आगे जा सकते हैं, टैलेंट भी है। इसी तनाजुर में बोल के शरीक चेयरमैन शेख शेख ने भी वज़ीर आज़म की बात की तायद करते हुए कहा कि IT पर फोकस इंतहाई अहम और मुस्बत इक़दाम है। शेख शेख का मजीद कहना था कि IT सेक्टर 3 साल में एक्सपोर्ट्स में 50 अरब डॉलर का इजाफा कर सकती है। को चेयरमैन बोल शेख शेख के साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ बोल न्यूज़ इस्लामाबाद सिद्दीक जान। क्या गई है या आपको दिखाते हैं और फिर हम आपको कुछ मजीद बताएंगे कि पाकिस्तान सिर्फ एक सेक्टर में तमाम तर एक्सपोर्ट से कैसे आगे जा सकता है। शोर साहब, ये बताएं कि एक स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनाई गई है और उसके तहत जिन चीज़ों पर फोकस है उनमें से एक IT है। और IT का ज़ाहिर है आपका जितना एक्सपीरियंस है और एग्जैक्ट जो है वो पाकिस्तान की 82% IT एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी। तो इस सारे को आप किस तरह से देखते हैं कि ये फैसिलिटेशन काउंसिल फिर IT के ऊपर फोकस किस तरह से ये पाकिस्तान को आगे लेके जा सकता है और आपकी सजेशन इस हवाले से क्या हैं? अच्छा सिद्दीक, एक बात तो मैं पहले बताऊं, एग्जैक्ट जो है ना वो 82% एक्सपोर्ट उसने 2014 में की थी। करंटली हम पाकिस्तान से IT हमारी 82% नहीं है, तो ये थोड़ा सा इफेक्ट की चीज़ थी। मैं ये समझता हूँ कि IT बहुत ज़बरदस्त चीज़ है जो हो रही है। और IT पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री जो है वो 3 साल के अंदर 50 अरब डॉलर से ज़्यादा की IT या पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर। तो इसलिए ये बहुत अच्छा कदम है जिसने भी ये चीज़ उठाई है। एक तो सबसे पहले नज़र आ रहा है कि इकॉनमी जो है वो फोकस की जा रही है, इकॉनमी के ऊपर करना चाहिए, इसके बगैर चलेगी नहीं चीज़। और उसके 4 सेक्टर का जो इंतखाब किया है बहुत ही सोच समझ किया है किसी ने। और उन 4 सेक्टरों में भी ख़ास करके IT का जो चीज़ है वो बिल्कुल ठीक से डिफ़ाइन की है, क्योंकि IT और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं उन 3 सेक्टरों में IT में फ़र्क है। वो ये है कि ये शॉर्ट टर्म में आपको गेन दे सकती है जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त। तो बस सिर्फ अब ये कि ये सारी चीज़ें तो पॉजिटिव हैं, लेकिन बात ये है कि क्या ये फ़र्क पड़ जाएगा। IT को तो पहले भी, इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफ़ाइन करते आए कि जी यार IT से बहुत चेंज आ जाएगा, और बहुत अच्छी चीज़ें हुई, बहुत अच्छी चीज़ें सोची गई, बोली गई, बताई गई। लेकिन क्या पाकिस्तान, और अच्छे काम भी हुए कोई ऐसी बात, लेकिन क्या वो इम्पैक्ट हुआ IT इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे कि IT ट्रांसफॉर्मेशन करके रेवोल्यूशन आ जाएगा, एक इनकलाब आ जाएगा और पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे? वो तो नहीं हुआ। हो सकता है, लेकिन हो सकता है प्रोवाइडेड कि हम ये समझें कि हमारा डायरेक्शन सेट करें IT में। देखिए, अगर हम IT में जाके ये कह रहे हैं ना कि IT के लोग बाहर की कंपनीज आएँ, फॉरेन कंपनीज आएँ और वो आके यहाँ इन्वेस्ट करें, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए, तो ये हमें समझना है कि इन्वेस्ट अगला क्यों करता है। अगला इन्वेस्ट इसलिए करती है कंपनी कि वो अपनी इस इकॉनमी में आएगी, इस मार्केट में आएगी, अपने प्रोडक्ट लाएगी, यहाँ बेचेगी और जो प्रॉफिट होगा वो लेके जाएगी। तो अगर उसको इतनी बड़ी इकॉनमी या नहीं नज़र आ रही हो, इतना स्कोप नज़र नहीं आ रहा, तो वो नहीं आएगी ना। या इसलिए आएगी कि भाई यार ह्यूमन रिसोर्स अच्छा है बहुत, मैं यहाँ आ जाऊँ, सस्ता है, मैं यहाँ पे बनाऊँ और बाहर अपना बेचूँ, अपनी कॉस्ट कटिंग के लिए आएगी। वो इसलिए भी नहीं आएगी, वो ये भी नहीं पाकिस्तान में पॉसिबल इस वक्त, क्योंकि जो ह्यूमन रिसोर्स है वो अगर आप यहाँ आके ऑफिस खोल के उसको हायर करते हैं तो आपने उस ह्यूमन रिसोर्स के लिए इनकम टैक्स, आपका विद होल्डिंग HR का टैक्स कटेगा। और अगर वहीं बैठे बैठे इसको इंगेज कर लेते हैं तो फिर आपने बगैर टैक्स के इनको रेमिटेंस भेजनी है, और वो नहीं आना। आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, उनको ठीक करेंगे आप तो ये चीज़ होगी। ये इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, लेकिन किस जगह आएंगी ये समझना ज़रूरी है। वो डायरेक्ट IT प्रोडक्ट्स में नहीं आएंगी। दूसरा, जो IT इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी हम अभी लोग जो कंपनीज काम कर रही हैं जिनके लिए पाकिस्तान की इकोनॉमी है फूड, वो तो गूगल है, वो ऑलरेडी भाई यहाँ से जितनी बड़ी पैसे यहाँ से इश्तिहार जो चल रहा है गूगल के ऊपर, यूट्यूब पे, इसके ऊपर पाकिस्तानी ऑडियंस में इंटरेस्टेड लोग चला रहे हैं ना, उसका कितना % हमें मिल रहा है। और क्या हमने ऐसी पॉलिसीज़ रखी हुई है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में?
हमें उनकी मिन्नत समाजत नहीं करनी, अपनी पॉलिसी सही करनी है, वो खुद ब खुद आना होगा उनको। या नेटफ्लिक्स इस तरह के जो लोग हैं जो पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए कर रहे हैं वो ऑलरेडी आ चुके हैं यार, हमें उसको पॉलिसीज़ के तहत करना होगा। वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे, लेकिन ये समझ के बनाना होगा। अभी ये इस तरीके से डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं, और आपने अगर इन्वेस्टमेंट आपने सबसे पहले उसको रोकें जो आपके अपने मुल्क का आईटी का बंदा है, जो आपके मुल्क का आईटी का एंटरप्रेन्योर है, वो आप इस वक्त देखें, वो अगर फ़र्ज़ करें $10 मिलियन की भी चले महीने की एक्सपोर्ट करता है तो $120 मिलियन हो गया टोटल जो उसकी सेल है इंटरनेशनल। उसका टोटल पाकिस्तानी खर्चा है $20 मिलियन साल का। $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है, पैसे बाहर के अकाउंट में पैसे रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसके ऊपर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फ़ौरन ये चीज़। लेकिन उसको हमने तो गिना ही नहीं है, उसको तो हम काउंट ही नहीं कर रहे, उसको तो उस तरीके से वर्क नहीं किया जा रहा। उस पर फोकस करने की मेरे ख्याल है ज़रूरत है, और ये चीज़ आ जी। दूसरा, हम सिर्फ आईटी समझते हैं, कोई आईटी प्रोडक्ट्स होंगी, कोई सॉफ्टवेयर होगा जो एक्सपोर्ट होगा, जिससे कोई एक्सपोर्ट हो जाएगी, ऐसा नहीं है यार। अमेज़ॉन आप देखें, बुक स्टोर था ना, बुक से स्टार्ट हुआ, फिर वो डिटेल में गया और जिस तरीके से पहुंच गया। नॉर्मल बिजनेस को आईटी की प्रोसेसेस से उसने इनेबल करके ट्रांसफॉर्मेशन जो की, एक रेवोल्यूशन ले आया। वो जो अमाउंट उसने जिस तरीके से क्रिएट किया वो हमें करना। हमारी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट इस वक्त ऑलरेडी क्या हो रही है, टेक्सटाइल हो रही है। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं, यहाँ अपनी कॉस्ट जो हमारी लगती है उसमें थोड़ा सा नफ़ा रखते हैं और आगे दे देते हैं। वो अपना ब्रांड का लोगो लगाता है और आगे भेज देता है। और भाई हम पहले वो लोगो खुद नहीं लगा सकते थे, लेकिन अब आईटी के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगो वहाँ पे भेजेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। कुछ लोग ये कर रहे हैं पाकिस्तान में अभी भी, लेकिन अगर आप ये सबको गाइड करेंगे और उस इन्वायरमेंट में लाएंगे तो ये पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज़्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। तो ये डायरेक्शन आपने सेट करना है कि ये दूसरी चीज़ है कि इसके ऊपर फोकस करें, बिल्कुल होगा मेरे ख्याल में। तीसरा ये है कि जो अब जैसे पाकिस्तान में कंपनीज़ हैं जो स्टॉक्स में गई हैं और स्टॉक से बड़ी अच्छी पॉलिसीज़ बनी हैं इस हवाले से, आईटी कंपनीज़ के हवाले से, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें और मजीद काम करने की ज़रूरत है। वेंचर कैपिटलिस्ट इन्वायरमेंट को बड़ा इंप्रूव करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। एंटरप्रेन्योर का जब पैसा लगेगा वो अपने पैसे को मल्टीप्लाई करने जाएगा और उसी से पैसा मल्टीप्लाई होगा। वो इन्वायरमेंट आपको क्रिएट करना है। और ये तीनों चीज़ों के लिए, चाहे आप लोकल एंटरप्रेन्योर को मोटिवेट करने निकलें, आप एक इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट क्रिएट करने निकलें, या आप बाहर की कंपनीज़ की इन्वेस्टमेंट लेके आने निकलें, या आप दूसरी जो आईटी इनेबल करेंगी जो इंडस्ट्रीज़ उनकी एक्सपोर्ट के लिए निकलें, आपको ह्यूमन रिसोर्स चाहिए। वो ह्यूमन रिसोर्स को यहाँ रोकने के लिए आपको बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। वो अपने टैक्स जोन जो बना रहे थे वो बनाने चाहिए, उस पर फोकस करें ताकि वो बंदा यहाँ रुके। तो ये ओवरऑल मेरे ख्याल है सही डायरेक्शन अगर आप सेट करते हैं तो इंशाल्लाह ताला आपने तय इंतखाब सही कर लिया है। अब आगे चीज़ सही करनी है। ये पहले भी सब हुआ है, ये सब चीज़ें बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज़ होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ $50 अरब तक की आईटी एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान के। बिल्कुल सर, जिस तरह आपने कहा कि शोबे का इंतखाब दुरुस्त किया गया है, लेकिन आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई कि जो कन्फ्लिक्टिंग चीज़ें हैं इसको बेहतर बनाने के लिए, तो इसमें आप बताएं कि जो फौरी तौर पे, जिस तरह आपने कहा कि $50 अरब बहुत बड़ी अमाउंट है, अभी हमने IMF से सिर्फ $3 अरब लेने के लिए जो इस तरह सूरत हाल हुई, तो फौरी तौर पे जो आप समझते हैं कि अगले 1 माह में अगर ये 2-3 चीज़ें कर ली जाएँ तो फौरी तौर पे हमें इसका आउटपुट जो है वो आने लग जाएगा। कौन सी चीज़ें जो सबसे पहले 1, 2, 3 करके हमें फौरी तौर पर करनी होंगी? देखिए, सबसे पहले तो ये जो आपका SFIFC बना है, ये बिल्कुल बैठ के अपना पूरा डायरेक्शन मेरे ख्याल है सेट कर ले और ये बना ले कि क्या किन डायरेक्शंस में जाना है। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें जो शॉर्ट टर्म है जिस पे आपका इंटरेस्ट ज़्यादा नज़र आ रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ शॉर्ट टर्म, मीडियम रन और लॉन्ग रन तीनों मिला के 3 साल हैं। ठीक है, इमीडिएटली आप ये जो चीज़ें कर सकते हैं, आप ये जो अगर आप ये समझ लें कि वो आईटी का बंदा, अगर वो जितने एंटरप्रेन्योर्स हैं जो ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अगर उनको सही तरीके से इंसेंटिवाइज किया जाए, उनको सही मोटिवेट किया जाए, तो वो अपना बाकी पैसा भी बाहर यहाँ लाना शुरू, आपकी एक्सपोर्ट एकदम 100% से इंक्रीज़ हो जाएंगी एकदम। तो आप उसको सबसे पहले फोकस कर सकते हैं। उसके अलावा आप 2 SROs, 2 पॉलिसीज़ बनाएं। ये जो बाहर से जो कंपनीज़ हैं, गूगल या दूसरी कंपनीज़ हैं, 2 SR पॉलिसीज़ खाली आपने सेट करनी है जो 3 दिन में कर सकते हैं आप एग्जीक्यूट, और पहले महीने में उससे आपको $150 मिलियन से ज़्यादा का इफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उनको पाकिस्तान आना होगा और उसके 2 गेन होंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो आपको पैसा, मतलब वो यहाँ आएंगे और आपको टैक्स का गेन होगा, आपका रेवेन्यू इंक्रीज़ होगा, इन्वायरमेंट में फ़र्क पड़ेगा, लोकल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को वो मानेंगी, फिर आपके कवानीन के मुताबिक काम करना होगा ना। अगर यहाँ आएंगी तो आपको डबल गेन होगा, वो भी आपका 1 महीने 1.5 महीने में हो सकता है। तो इस तरीके की तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। मेरे ख्याल है वो इतने डिस्कशन, उसके लिए तो बैठ के पूरा प्रॉपर बैठ के डिस्कशन हो, कोई सही तरीके से प्लान किया जाए तो बिल्कुल हो सकता है।
आईटी में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है बोल के को चेयरमैन शुएब शेख बता रहे थे कि किस तरह से 3 साल में पाकिस्तान जो है वो $50 बिलियन की एक्सपोर्ट पर जा सकता है अगर इंसेंटिव भी दिया जाए लोकल जो एंटरप्रेन्योर हैं उनको और यहाँ फैसिलिटेट भी किया जाए। और अब हम कुछ बात करेंगे कि इस वक्त जाती हुई हुकूमत और अगली आने वाली निगरां हुकूमत कुछ भी हैं, खौफ भी है कि क्या मामलात होंगे। मोहम्मद उसामा गाजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एंकर पर्सन तज्ज़ियाकार हैं। उसामा गाजी साहब शुक्रिया आपके वक्त का। 90 दिन की हुकूमत मैक्सिमम हो सकती थी लेकिन वो 90 दिन तो हमने 2 जगह देखा वो हुकूमतें बढ़ गई। अब निगरां हुकूमत चाहे वफाक हो चाहे दीगर 2 सूबे हों, खौफ अब भी सियासी जमातों में है। अगर वहाँ हो सकता है कुछ तो यहाँ भी बढ़ाई जा सकती है निगरां हुकूमत की मुद्दत। ये खौफ आपको लग रहा है इस वक्त सियासी जमातों में और हुकूमती जमात में? मुदस्सिर, इसमें तो कोई शक नहीं और इसी वजह से हम निगरान सेटअप के हवाले से भी अभी तक देख रहे खदशात हैं कि कोई ऐसा शख्स हो कि ये ना हो कि वो फिर बैठ ही जाए और हमारी उसके बाद ना सुने, क्योंकि प्रेसिडेंट तो हाल ही में सेट हुआ है जिसकी आपने बात भी की कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं हो सके। अब वजूहात जो भी हो, ये कहेंगे कि जी उस वक्त किस तरह हो जाता है, मर्दमशुमारी का मसला था, अमन अमान का मसला था, ये जवाब पेश किए गए थे उस वक्त। अब तो उससे भी ज्यादा मसला है, फिर अमन अमान की सूरत हाल भी अब और मर्दमशुमारी का मामला भी, तो उस हवाले से आगे जा सकते हैं। अगर ये हुकूमत कोशिश भी कर ले जल्दी इलेक्शंस करवाने की तो फिर भी, लेकिन इसमें मसला ये है कि ये भी कहा जा रहा है तज्जियाकारों की तरफ से कि जी जब तक इमरान खान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो है उनका कुछ नहीं हो जाता, वो पूरी तरह से माइनस नहीं हो जाते, तब तक हुकूमत इलेक्शंस की तरफ नहीं जाना चाहेगी। एक ये भी सोच है। फिर मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से देख रहे हैं, उनकी भी बात नहीं बनी। अब जुबैर साहब ये कह रहे हैं, साबिक गवर्नर सिंध और तर्जुमान है मुस्लिम लीग के सीनियर रहनुमा भी है, वो कहते हैं जी मियां नवाज शरीफ साहब वहीं से सऊदी अरब से लंदन और मरीम साहबा सऊदी अरब से वापस आएंगी यहाँ पाकिस्तान, तो वो भी कोई भी फौरी तौर पर वापसी की रास्ता नहीं बना। तो लिहाजा दोनों तरह की सोच मौजूद है, लेकिन खदशा यह है कि जितना ये चाहते हैं कि जी 60 से 90 दिन मिल जाए और बिल्कुल ही तहरीक इंसाफ मजीद क्रश हो जाए, तो वो वक्त कितना है उसमें ये हो जाएगा। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के खिलाफ केसेस में तेजी तो आ रही है, तो ये देखना है। लेकिन खदशात अपनी जगह मौजूद है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा डिसाइसिव फैक्टर मुझे लगता है ना, वो बदकिस्मती से IMF का होगा, क्योंकि अब मामला IMF के भी, हमने बदकिस्मती हमारी कि खुद तो हमने कुछ किया नहीं, तो अब मामला IMF के हाथ में बहुत से चले गए हैं, तो वो भी देखना होगा कि आलमी इदारे क्या कहते हैं। तो सर उसके लिए तो फिर इलेक्शन, क्योंकि वहाँ से भी चीज़ें मशहूर थी कि अगली आने वाली हुकूमत और चीज़ें हैं, तो वहाँ इलेक्शन के फिर मामलात हो सकते हैं। लेकिन एक चीज़ जो है वो नई मरदमशुमारी को जवाज़ बनाकर अब 25 को इजलास होने जा रहा है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का, जिसमें अगर वो ये बात कर देते हैं कि नई मरदमशुमारी पर नई हल्का बंदियाँ, तो फिर तो मामलात बहुत आगे जा सकते हैं। फिर तो 4 महीने तो कम अज़ कम चाहिए होते हैं इलेक्शन कमीशन को भी। ऐसे ही है। और अब ये तो बात हो रही है कि हमें सूट क्या करता है। यहाँ आइन और कानून को नहीं देखा जाएगा, यहाँ देखा जाएगा कि हमें सूट क्या करता है। मिसाल के तौर पे अगर मियां नवाज शरीफ साहब को लगता है कि अच्छा हमें 3-4 महीने मिल जाए, मेरी भी वापसी हो जाए, कैंपेन भी हो जाए, तहरीक इंसाफ का भी कुछ भाग जाए, तो वो फिर उसको देखेंगे। तो ये मर्दमशुमारी तो फिर देखना है कि अगर उनको लगता है नहीं मर्दमशुमारी से लेट होंगे, अभी बड़ा अच्छा माहौल है, कहीं बीच में ये ना हो कि लंबे हो जाए, ज्यादा अरसा निकल जाए, कुछ 6 महीने साल ना बन जाए, तो हमें और मसला ना फाइबल ना हो जाए तहरीक इंसाफ का, तो फिर हम ये कर लें। तो ये इस वक्त सोच विचार हो रहा है, इसमें आइन और कानून कहीं नहीं है। फिर केयरटेकर सेटअप अगर IMF के साथ बहुत अच्छा चलता है और वो उनकी शराइत बड़े अच्छे तरीके से मान लेता है, तो शायद IMF थोड़ा सा टाइम उनको भी दे दे, वरना वो कहेगा जी नहीं इलेक्शंस होने चाहिए, कहे तो वो ये रहे। लेकिन अब देखना यह है कि उसके बाद क्या होता है। तो अब बैठेंगे सारे सियासतदान आपस में मिलकर, फिर ये देखते हैं क्या फैसला करते हैं। चलें देखते हैं कि सियासतदान बैठकर क्या फैसला करते हैं और सियासतदान भी फैसला कर पाते हैं या नहीं कर पाते। शुक्रिया, उसामा गाजी हमारे साथ मौजूद थे, पर्सनल तज्ज़ियाकार। हमें यहाँ पर एक ब्रेक लेना है जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर मज़ीद बात होगी। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। बड़ा एक अहम केस जो है वो फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल का। आज एक अहम पेशरफ्त ये हुई है कि दरख्वास्त गुजारान की जो हुक्म इम्तना की इस्तेदाद थी उसको मुस्तरद कर दिया गया है। मज़ीद अपडेट्स क्या हैं इस पर हम बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जुल्करनैन, आगाह कीजिएगा आज केस की समाअत से मुतालिक क्या अपडेट्स हैं और ये इस्तेदाद जो मुस्तरद की गई है क्या वजूहात दी गई अदालत की जानिब से? देखिए मुदस्सिर, अदालत ने इस्तदा इस वजह से मुस्तरद की, अदालत का ये मौक़िफ़ था
कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ये यकीन दहानी करा चुके हैं कि अभी तक किसी का ट्रायल शुरू नहीं हुआ, और अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वो आज भी अपने इस बात के ऊपर कायम है कि अभी तक किसी भी मुलजिम का ट्रायल फौजी अदालतों में शुरू नहीं हुआ। साथ ही साथ अटॉर्नी जनरल ने यह भी कहा कि अदालत पहले से हमें पाबंद भी कर चुकी है कि अगर किसी के ट्रायल शुरू होने की नौबत आएगी तो बाकायदा पहले अदालत को आगाह किया जाएगा ट्रायल शुरू करने से पहले, और इस बात की मुकम्मल पासदारी की जाएगी। इस बात का अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने अदालत को यकीन दिलाया। इस वजह से अदालत ने कहा कि क्योंकि अभी तक मामला ट्रायल तक पहुंचा नहीं, तफ्तीश की सतह पर है, इसलिए हुक्म इम्तना देने का फ़ायदा नहीं है। अलबत्ता अदालत ने इस बात को रीइटरेट ज़रूर किया, दोबारा इस बात के ऊपर जोर दिया कि अदालत के नोटिस में लाए बगैर किसी का भी जो 9 मई के मुलजिम है उनका फ़ौजी अदालतों में ट्रायल शुरू ना किया जाए। इसके अलावा जो अहम बात ये हुई कि वफाकी हुकूमत की जानिब से, जैसे कल अदालत ने गुज़श्ता समात पर कहा था और अटॉर्नी जनरल ने 2 दिन का वक्त मांगा था, जिसके बाद आज समात हुई थी, कि क्या कोई बामानी अपील का हक़ होगा, क्योंकि फ़ौजी अदालत के फैसले के खिलाफ पहली अपील सुप्रीम फ़ौजी जो आर्मी के अंदर ही उनके हायर रैंक के ऑफिसर उनके पास जाती है। दूसरी उसके बाद मामला रिट में हाई कोर्ट में आता है, जिसमें मार्जिन बहुत कम होता है हाई कोर्ट के पास फैसला करने का। तो वो अदालत ने कहा था कि कोई बामानी अपील देने का इरादा हुकूमत का है, इस हवाले से अदालत को आगाह करें। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जी 1 माह का वक्त दिया जाए, क्योंकि हुकूमत गौर करना चाहती है इस मामले के ऊपर। ऐसा कोई ऑर्डिनेंस या ऐसी कोई कानून साजी जल्दबाजी में हुकूमत नहीं करना चाहती जो हसास नौयत की, क्योंकि ये मामला है जिसका फ़ायदा मुल्क दुश्मनों को, या जो जासूसी के घर से पाकिस्तान में आते हैं, या जो पाकिस्तान के अंदर से जासूस होते हैं, गैर मुल्की एजेंट होते हैं, उनको ऐसा फ़ायदा नहीं पहुँचना चाहिए। इस वजह से बड़ी गौर व खोज के बाद एहतियात से ये कानून साजी करनी पड़ेगी। इसके लिए वक्त दरकार होगा हुकूमत को, ताकि हर एंगल से सोचा जा सके। 1 महीने का वक्त उन्होंने मांगा था। जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से ये कहा गया कि 1 महीना तो पूरी पार्लियामेंट का भी नहीं बचा, 12 अगस्त को असम्बली तहलील हो जानी है, तो 1 महीने का वक्त आपको कैसे दिया जा सकता है। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कानून साजी के जरिए, ऑर्डिनेंस के जरिए भी की जा सकती है, लेकिन अदालत ने फिर कहा कि हम तमाम जजेस आपस में मुशावरत करके तय करेंगे कि कितना वक्त हुकूमत को इस काम के लिए देना है। तमाम जस्टिस आयशा मलिक की जानिब से कहा गया कि जो दीगर सवालात हैं अदालत के, जैसा कि इंतज़ामी इदारे का अदालती किरदार अदा करना, आर्टिकल 175(3) का जो मामला है जिसमें सेपरेशन ऑफ पावर है कि अदलिया और इंतज़ामिया के इख्तियारात अलग अलग होंगे और फ़ौज इंतज़ामिया का ही एक इदारा है, इन नुकात के ऊपर जो हमारे सवालात हैं वो ज़रूर बरकरार रहेंगे। एक दरख्वास्त गुजार के वकील की जानिब से कहा गया कि जो मुल्ज़िमान हैं उनको मिजरेबल कंडीशन में रखा हुआ है, उनको छोटे सेल्स में है। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हम क्यों ना एक निगरान जज को हम मुकर्रर कर दें जो जाके जायज़ा लें मुल्ज़िमान का कि किन हालात में उनको रखा गया है। और जब ये भी बात की गई कि शायद जैसे मार्शल लॉ टाइप की कोई पोजीशन बनी हुई है, तो उस वक्त जनरल ज़ियाउल हक के दौर का भी लतीफ़ खोसा की जानिब से हवाला दिया गया। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि मौजूदा हालात को आप जनरल ज़िया के साथ ना मिलाएं, क्योंकि चीफ जस्टिस का मार्शल लॉ था, मार्शल लॉ नहीं है। अगर मार्शल लॉ आया तो अदालत उसमें मुदाखलत करेगी, अदालत जो है वो उस वक्त मुदाखलत करेगी। अब तो कोई मार्शल लॉ की सूरत हाल नहीं है। साथ रहिएगा। ज़ुल्करनैन तैयब बलोच ने भी हमें ज्वाइन किया। तैयब, ये मामला जैसे लग रहा था पिछले वीक में, इसी में आप भी कह रहे थे कि शायद अब ज़्यादा देर उतना ना चले, लेकिन अब ये अटॉर्नी जनरल की जानिब से कहा गया कि वक्त दिया जाए, तो फिर चीज़ें इसका मतलब है लंबी और तवील चलती नज़र आ रही हैं। बिल्कुल जो है वो अब समाज जो है वो तवील हो चुकी है, बल्कि समाज तो गैर मुय्यना मुद्दत तक चली गई है। 1 माह का तो वक्त लिया गया है, लेकिन अभी समाज का तयन नहीं है कि फिर ये समाज कब होगी। लेकिन ये तैयब से हम दोबारा से रब्ता करते हैं तैयब से कि इस मामले के हवाले से। तो अभी अगर ज़ुल्करनैन हम बात करें तो इस का मतलब ये है कि अब जो जहां जैसे की बुनियाद पर है वैसी ही सूरत हाल है, क्योंकि अब गैर मुअय्यना मुद्दत तक चीज़ें मुलतवी हो गई हैं और लग भी ये रहा है कि सिविलियन का केसेस जो हैं वो आगे चलेंगे। अभी तासुर की बात करें तो ऐसा ही है। बज़ाहिर तो मुदस्सिर ऐसे ही लग रहा है कि हुकूमत ने जो खासकर मौजूदा हुकूमत है उसने इस मामले से एक तरह से कह लें कि जान छुड़वाने की कोशिश की है कि जब तक उनकी मुद्दत पूरी नहीं होती, उनकी टेन्योर के अंदर ये फैसला ना हो, ताकि उनके लिए भी किसी किस्म की किसी भी साइड से मुश्किल पैदा ना हो। इसी वजह से 1 महीने का वक्त अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए मांगा गया है। दूसरा ये जो एक और अहम बात आज अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने बताई अदालत को, बल्कि ये यकीन दहानी करवाई है, जिसको अदालत ने कहा था हम अपने हुक्मनामे का हिस्सा भी बनाएंगे। उन्होंने कहा था एक तो ये कि फ़ैसले जो है उनकी तफसीली वजूहात भी तहरीर की जाएंगी कि क्यों अगर किसी को मुजरिम करार दिया उसकी बुनियाद क्या थी। दूसरा उन्होंने कहा कि ट्रायल भी ओपन होगा। ओपन इस हद तक उन्होंने कहा कि होगा कि जो मुल्ज़िमान के अहले खाना हैं वो अदालत आ सकेंगे और मुल्ज़िमान को अपनी मर्ज़ी का वकील करने की सहूलत भी फराहम की जाएगी। आमतौर पर ऐसे होता है कि जो
जज एडवोकेट ब्रांच, जिसे जैक ब्रांच भी कहते हैं, उनके जो लोग हैं उनसे या मुलजिम को मुशावरत का हक दिया जाता है, या फिर उसे कहा जाता है कि जो अवेलेबल उनके पास अफसरान हैं फौज के, उनसे मुशावरत कर लें अपने दिफा में अगर वो कुछ कहना चाहते हैं तो। लेकिन यहाँ पर उन्होंने अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वो जो भी अपनी पसंद का एडवोकेट, जो वकील, जो नॉर्मल वकला प्रैक्टिस करते हैं, उनमें से किसी की खिदमत हासिल करना चाहेंगे, इस बात की भी एक गारंटी दी गई है कि उनको वो सहूलत भी फराहम की जाएगी, मर्जी का वकील भी कर सकेंगे और ओपन ट्रायल होगा। इस हद तक ओपन होगा कि उनके अहले खाना भी कहा ये इस केस में खासा अहम है मामला। अच्छा, तैयब बलूच से हमारा दोबारा से रब्ता हो गया। तैयब, आप कंटिन्यू कीजिएगा, आप बात कर रहे थे उस वक्त लाइन डिस्कनेक्ट हुई। जी जी, जिस तरीके से हमने पहले भी कहा था कि शायद ये समाज जो है वो कंक्लूड कर ली जाए, लेकिन अब मामला जो है वो सिमत नहीं गया, बल्कि ये समाज जो है ये आप कह सकते हैं कि एक किस्म का जो है वो इसमें टाइम दे दिया गया है और समात गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी हुई है। लेकिन उसकी वजह, रीजन ये है कि तकरीबन आर्गूमेंट तो शायद कंप्लीट हो चुके थे, सिर्फ हुकूमती जानब से आर्गूमेंट्स आने थे, लेकिन फिर चीफ जस्टिस और जजेस के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे मिलिट्री ट्रायल से मुतल्लिक, और फिर बुनियादी जो शफाफ ट्रायल का हक देना, बुनियादी इंसानी हकूक, तो ये चीजें रह गई थी। तो इस वजह से अदालत अश्योरेंस चाहती थी कि हुकूमत जो है अगर या मिलिट्री जो है वो ट्रायल करना चाह रही है तो इन चीजों को यकीनी बनाया जाए। तो इस वजह से वो एक दरमियानी रास्ते की तलाश में अदालत निकल पड़ी। तो जब दरमियानी रास्ता तलाश करने लगे तो इसी वजह से अब इस समात में जो है वो टाइम लग सकता है। और इस वजह से आपने देखा भी से कि आज अटॉर्नी जनरल ने ये यकीन दहानी कराई कि हम कानून साजी करके इनको अपना वकील करने की भी इजाजत देंगे और ये सिविलियन यानी हाई कोर्ट में भी अपील का हक जो है इनको देंगे, और फिर जो मिलिट्री के अंदर जो ट्रायल होगा वो भी ओपन ट्रायल करेंगे, यानी कि उसमें कोई भी वो जो फैमिलीज होंगी विक्टिम्स की या अक्यूज पर्सन की, वो फैमिली भी वहां पे मौजूद होंगी और वो भी सुन सकती हैं। तो ये वो जो है वो कानून के अंदर उन्हें तरमीम करनी है, उस हवाले से ऑर्डिनेंस लेके आना है। देखते हैं कि वो ये वक्त कितना, वो जो 1 महीने का उन्होंने मांगा है या ऑर्डिनेंस किया, और जजेस इस हवाले से क्या वक्त देते हैं। बहुत शुक्रिया तैयब बलोच, आप हमारे साथ मौजूद थे। जुल्करनैन इकबाल, आपका भी बहुत शुक्रिया। और आगे बढ़ेंगे, अब कुछ बात कर लेते हैं बदलते मौसम के हवाले से, ख़ासतौर पर सिंध के मौसम पर। तो इस वक्त कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश शुरू हो गई है और महकमा मौसमियात ने जो 20 तारीख का कहा था उसमें मानसून की बारिशें हैं और आगे चल के कहा जा रहा है तेज़ हैं। तफसीलात जानते हैं, सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया सरदार साहब आपके वक्त का। सर, ये बारिशों का जो सिलसिला शुरू हुआ है आज, ये कुछ तेज़ बारिशों का, और हम कहेंगे क्या प्रॉपर मानसून का आगाज़ हो गया है कराची में, सिंध में? जी बिल्कुल ऐसे ही है। मानसून का तो पहला स्पेल तो खैर हल्का सा 7 से 9 जुलाई के दरमियान हुआ था। कुछ एरियाज में सिंध के अच्छी बारिश हुई थी, लेकिन कराची में हल्की से मॉडरेट की हुई थी, हल्की हुई थी ज़्यादातर एरियाज में। तो आज से जी शुरू है, कराची में अगले 3 से 4 दिन तक एटलीस्ट प्रिवेल करेगा, इसी तरह वक्फे वक्फे से। तो आज तो जनरली कुछ एरियाज में जो कराची की नॉर्थ ईस्टर्न साइड है, गुलशन मेहमान, नाथ कराची वगैरह, उधर तो कुछ तेज स्पेल हुआ है। बाकी जगहों में कहीं लाइट रेन, कहीं मॉडरेट रेन। तो सरदार साहब, ये वो जो अर्बन फ्लडिंग वाली सिचुएशन है, वैसी बारिश, वो जो 150 मिलीमीटर की बारिशें माजी में हुई हैं, वैसी सिचुएशन इस स्पेल में होगी कोई? देखिए, इस स्पेल में उतना बहुत हैवी फॉल का इम्कान तो नहीं है किसी इक्का दुक्का जगह के अलावा। चंद एक जगहों पर हो सकता है वैसा ही स्पेल हो सकता है, लेकिन ओवरऑल पूरे कराची में उस तरह का खदशा नहीं है अभी। अब देखिए, ये जो लो प्रेशर है अभी तक तो ये सेंट्रल इंडिया पर मौजूद है और उसकी एक्सटेंशन है हमारे एरिया तक जो आ रही है से होते हुए मानसून हवाओं की सूरत में। अब वो जो कल वही लो प्रेशर एरिया मूव करके आगे इंडियन गुजरात पर आएगा तो फिर कुछ बेहतर आइडिया हो सकेगा। वैसे एतवार को और पीर को दोनों दिन निस्बतन तेज़ बारिश है कराची के ज़्यादातर इलाकों में। तो उससे ये कि नशेबी इलाकों में कुछ पानी जमा हो सकता है, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि वो जो लो प्रेशर एरिया गुजरात पर पहुंचेगा तो वो ज़्यादा साउथ से निकलता है या कि हमारे करीब से निकलता है समंदर की तरफ, तो उस पर। तो ये स्पेल कितने दिन का, ये अभी जो स्पेल स्टार्ट हुआ है जिसका हम आगाज़ आज से ही कह लें, तो कितना लंबा होगा स्पेल? ये 4 से 5 दिन का स्पेल है, यानी 24 या फिर 25 तक एक्सटेंड करेगा। मुसलसल नहीं, इसी तरह वक्फे वक्फे से जाइए। आज का दिन तो ठीक गुजरा, अभी शाम में स्पेल हो गया। इसी तरह से कल भी पहले हाफ में कोई ज्यादा इम्कान नहीं होगा, लेकिन सेकंड हाफ में जब हीटिंग वीटिंग के बाद इसको एक तरह से मिलती है कन्वेक्शन एनर्जी, तो फिर सिस्टम डेवलप होकर एकदम थंडर सेल्स बनते हैं और इस तरह से ब्रेक्स के साथ मतलब 24 या 25 जुलाई तक चलेगा। अच्छा,
24 से 25 जुलाई तक ये स्पेल चलने की तवक्को की जा रही। बहुत शुक्रिया सरदार सरफराज साहब, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सिंध हमारे साथ मौजूद। देखना ये कि किस तरह से कराची में वो जो हैवी रेन है उससे कराची के नशेबी इलाके, सड़कें वो बंद हो जाती हैं। खुदा करे कि ऐसी सिचुएशन ना हो, लेकिन आप एहतियात कीजिए, ख़ास तौर पर बिजली के पोल, बिजली की तारें, बिजली के ऐसी जगहें जहाँ से करंट लगने का और ख़तरा हो सकता है किसी नुकसान का, और बच्चों को भी जो है वो महफूज रखिए। अपना ख्याल रखिएगा, मौसम अच्छा होगा कीजिए, वीकेंड है। अल्लाह हाफ़िज़।